Assalamu alaikum students. Here your chemistry instructor मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें जो हमारे पास सबसे पहला लेक्चर होगा वो हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड क्या होता है और कौन से कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं और कौन से कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते और हमें कैसे पता लग सकता है कि कोई भी कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होगा या ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड बेसिकली होता क्या है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन के ऊपर फोकस करते हैं तो कहता है कि हमारे पास एक केमिकल बॉन्ड वो फोर्स होती है, वो ताकत है विच होल्ड्स टुगेदर टू और मोर एटम्स और आयंस टू फॉर्म अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। कि आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं या जितने भी आयंस मौजूद होते हैं, उन आयंस को आपस में जोड़े रखने वाली जो ताकत होती है, जो फोर्स होती है, उस फोर्स को हम लोग बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड कहलाता है। हर चीज फोर्स बॉन्ड बनाकर ही एक दूसरे के साथ जो है वो रहती है। जिस तरह से अगर कोई बच्चा मैट्रिक एग्जाम्स में फेल हो जाता है तो उसके बाद शादी वाला रिश्ता सिनेरियो शुरू हो जाता है, मतलब वहां पर जोड़े बनने की जो है वो पॉसिबिलिटी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे पास कंपाउंड्स के केस में क्या होता है कि कोई भी एटम जब देखता है कि भाई वो अकेला पड़ा है, वो अनस्टेबल है, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो किसी एक ऐसी चीज के साथ जाकर जुड़ने की कोशिश करेगा जिसके साथ जुड़ने के बाद वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग आगे ये भी चीज़ आगे देखेंगे कि हमारे पास कोई भी चीज़ अपने आप को स्टेबल कैसे करती है, तो वो हमारे पास या ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है या डुप्लेट रूल को फॉलो करती है। अगर हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए मजीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जबकि क्लोरीन की बात की जाती है तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनाने से क्या होगा कि दोनों अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में पहले एक इलेक्ट्रॉन था, जब इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इसके साथ शेयरिंग कर ली, तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसने अपना डुप्लेट रूल को कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, जब इसने शेयरिंग की तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अपना ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो कर रहा होता है। तो इस तरह से हमारे पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हैं, उसके अंदर एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की बात करते हैं, इनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। इनको हम लोग आगे जाके डिटेल के साथ भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ बताने का मकसद है कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड जो है उसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उनको आपस में जोड़े रखने वाली जो फोर्स होती है उसको हम लोग जो है वो केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और ये हमारे पास इंट्रामोलेकुलर फोर्सेज होती हैं। बेटा याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 4 लिक्विड वाले पोर्शन में आप लोगों ने इंटरमोलेकुलर फोर्सेज पढ़ी, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाली फोर्सेस। यहाँ इस यूनिट के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे वो इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस होंगे। इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस मीन कि एक मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान पाए जाने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं एज कम्पेयर टू किन के साथ हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे होंगे विद द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ये हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के मुकाबले में जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। अब इस यूनिट के अंदर हम लोग आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, और थर्ड टाइप जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर वो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। खैर इनको हम लोग बाद में जाके वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कोई भी चीज़ है वो बॉन्ड बनाती है तो उसका बॉन्ड बनाने का कोई ना कोई मकसद तो होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को इंफॉर्मेशनल बेस भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी चीज़ क्यों बॉन्ड बना रही होती है, तो उसकी 4 बेसिकली वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह ये होती है कि कोई भी कायनात के अंदर कोई भी चीज़ है, बेटा याद रखिएगा, हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। अगर इंसान है तो वो कहता है भाई उसे दौलत मिले या उसे इज्जत मिले तो उससे वो स्टेबल होगा। इसी तरह से कोई भी एटम है तो उसने भी अपने आप को जो है वो स्टेबल करना होता है। और वो स्टेबल कैसे करेगा, वो अपने आप को स्टेबल करेगा बाय कंप्लीटिंग देयर वैलेंस शेल। वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करेगा। वैलेंस शेल से मुराद जो सबसे बाहर वाला शेल होता है किसी भी एलिमेंट का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और वैलेंस शेल कंप्लीट कब होगा, जब कोई भी एलिमेंट डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को जो है वो फॉलो कर रहा होता है। डुप्लेट रूल का क्या मतलब होता है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखना, और ऑक्टेट रूल का क्या मतलब होता है कि अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना। अब 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन को अटेन करके होता क्या है, तो कहता है कि
8 या 2 इलेक्ट्रॉन रख के वो बेसिकली नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं। और नोबल गैस हमारे पास पीरियोडिक टेबल के सबसे लीस्ट रिएक्टिव, या आप लोग इनको नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। क्यों ये रिएक्ट नहीं करते? क्योंकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, इन्हें जरूरत ही नहीं होती कि वो किसी भी चीज के साथ जाके बॉन्ड बनाएं। इनके पहले ही वैलेंस शेल कंप्लीट हैं। जब इनके वैलेंस शेल ऑलरेडी कंप्लीट हैं तो इसका मतलब वो पहले ही स्टेबल हैं। जब वो पहले ही स्टेबल हैं तो इन्हें फर्दर किसी भी चीज के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। नोबल गैसेस के अलावा कोई भी एलिमेंट अपने आप को जब वो स्टेबल करने की कोशिश करेगा तो उसे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना पड़ेगा। और वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए या वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा या वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। और डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करके वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हासिल कर रहा होता है। यहाँ से एमसीक्यूज ये पूछ जा सकता है कि आखिर ऐसी क्या रीजन होती है जिसकी वजह से कोई भी एलिमेंट जो है वो बॉन्ड बनाने की तरफ जाता है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी तो उसके रिस्पॉन्डिंग आप लोग इसको आंसर कर रहे होंगे। हम लोग लास्ट पे इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी देखेंगे। खैर, उसके बाद हम लोग ये बात देखते हैं कि हाउ डू एटम्स गेट स्टेबिलिटी, कि एटम्स अपने आप को स्टेबल करते कैसे हैं, वो कैसे अपना ऑक्टेट और डुप्लेट रूल जो है वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे 3 सिनेरियो बन सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेंगे, वो दूसरी चीज़ों से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करते हैं। लाइक हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं, हमारे पास ग्रुप 5A के एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन वाला सारे का सारा ग्रुप। हमारे पास 6A के एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन का पूरा ग्रुप आ जाता है। और 7A के एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास फ्लोरीन वाला सारा ग्रुप आ जाता है। 5A have the tendency to accept the 3 electrons, 6A has the tendency to accept the 2 electrons, while 7A has the tendency to accept the 1 electron from the other element। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये होती है कि बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मेटल्स की करेक्टरिस्टिक होती है। इसमें हमारे पास ग्रुप 1A के एलिमेंट आ जाते हैं, इसमें हमारे पास 2A के एलिमेंट्स आ जाते हैं और इसमें हमारे पास 3A के एलिमेंट्स आ जाते हैं। 1A एलिमेंट इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। 2A के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। और 3A के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अपने आप को स्टेबल कर रहे होते हैं। पीछे हमारे पास ग्रुप 4 बचता है और ग्रुप 8 बचता है। 8A तो हमारे पास नोबल गैसेज होती हैं, ये पहले ही स्टेबल होती हैं, इन्हें फर्दर जो है वो बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं होती। जबकि जो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो शेयरिंग करते हैं। मतलब दूसरे एलिमेंट से मुकम्मल तौर पे ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बल्कि उनके साथ शेयरिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग मीथेन की एग्जांपल पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में पहले से 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मौजूद हैं। वो हर हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट कर रही होती है। तो इस तरह से ये मैं आपको जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ कि हमारे पास जितनी भी नॉन मेटल्स हैं दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, और जितनी भी मेटल्स हैं दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप 4A के एलिमेंट्स जो है वो टेंडेंसी रखते हैं टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 3A में एक्सेप्शन आती है, उस एक्सेप्शन को आप लोगों ने याद रखना है कि बोरॉन इज अ एक्सेप्शन इन दिस केस। बोरॉन जो है इसको हम लोग मेटल नहीं कहते, इसको हम लोग नॉन मेटल्स का नाम देते हैं। अब ये भी नहीं कि बोरॉन हमेशा नॉन मेटल के तौर पे एक्ट करेगा। जनरली बोरॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -3 होती है। मीन टू से इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन। बिलोंग ये ग्रुप 3A से करता है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन 3 लूज करने चाहिए थे, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है कि बोरॉन की जो है वो टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की होती है 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये चंद एक चीज़ें जो आप लोगों ने यहाँ से याद रखनी है कि कौन सी चीज़ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही होती है और कौन सी चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि डुप्लेट और ऑक्टेट रूल होता क्या है। कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ एटम्स और आयंस टू अटेन अ मैक्सिमम। बेटा एटम भी हो सकते हैं और वो आयंस भी हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ एटम्स और आयंस टू अटेन अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज नोन एज द डुप्लेट रूल। एटम के एग्जांपल में हमारे पास हीलियम आ जाता है कि हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। और आयंस के एग्जांपल में हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोजन -1। लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इसी तरह से हमारे पास बेरिलियम है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। उसके बाद हमारे पास बोरॉन है, ये हमारे पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेट्स सपोज अगर ये लूज कर देता लाइक इन केस ऑफ BF3। और इसी तरह से अगर हमारे पास कार्बन है, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ये बहुत ही कम है। तो ये वो चंद एक एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है और हमारे पास बोरॉन। जनरली यही वो 5 एलिमेंट हैं जो कि एटम या फिर आयन के फॉर्म में डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो डुप्लेट रूल को फॉलो नहीं कर सकते।
तो ये मैंने आपको एटम्स की इसमें से एग्जांपल जो है वो हमारे पास हीलियम है, बाकी सारी की सारी चीजें इन द फॉर्म ऑफ आयन जो है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लिथियम इन फॉर्म ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बेरिलियम इन फॉर्म ऑफ +2 एंड बोरॉन इन फॉर्म ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर ऑक्टेट रूल की बात करें तो कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ एटम्स और आयंस टू अटेन अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज नोन एज द ऑक्टेट रूल। ये हमारे पास ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन है। इसकी एग्जांपल O-2 आ जाती है, F-1 आ जाती है। नियोन वो एटम है जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसी तरह से आर्गोन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। Na+1 ये भी हमारे पास इसी की एग्जांपल है। अब वेरियस एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जितनी मर्जी आप लोग लिख रहे हो। मतलब अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इन इट्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एलिमेंट कौन सा एक एलिमेंट्स है विच इन इट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो ऑक्टेट रूल। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। मैं फ्लोरीन लिख देता हूँ, मैं ऑक्सीजन लिख देता हूँ, मैं नियॉन लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे सोडियम लिख देता हूँ। अब फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। नियॉन जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में ही 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रखता है, और सोडियम अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। कर ये सारे के सारे एलिमेंट ऑक्टेट रूल फॉलो रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट इन इट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो कर रहा है ऑक्टेट रूल को, तो वो हमारे पास यहाँ पे Na+। इसी तरह से वो आपसे पूछ सकता है कि विच फॉलोइंग एलिमेंट इन इट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर आपके पास F-1 आ जाएगा। पूछ सकता है -2, तो वो हमारे पास यहाँ पे -2 जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कोई भी एलिमेंट जो है वो डुप्लेट रूल या फिर ऑक्टेट रूल को जो है वो फॉलो कर रहा होता है। बच्चे यहाँ पर देखें कि अगर हम लोग एलिमेंट को इनके न्यूट्रल फॉर्मूला, लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 3। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, लिथियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A। मैंने आपको बताया ये मेटल है, इट हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एलिमेंट हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कौन सा एलिमेंट हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम ग्रुप 2A से बिलोंग करता है, इट आल्सो हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7A, इट आल्सो हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और अगर हम लोग सल्फर की बात करते हैं तो ये 6A से बिलोंग करता है, इट हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो 5A, 6A और 7A हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वाइल 1, 2 एंड 3 हैव द टेंडेंसी टू द लूज इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2 2s1। अब ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, उसने वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 1s2। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज ये पूछा जा सकता है कि लिथियम इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद कौन सा रूल फॉलो करता है, तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। दूसरा एमसीक्यूज ये पूछा जा सकता है कि लिथियम इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद कौन से नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करता है, तो वो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हासिल कर रहा होता है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इसके वैलेंस शेल में 3s2 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखें कि 2s2 2p6, मतलब इसके वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और ये किसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर रहा है, ये नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करेगा। अगर फ्लोरीन की बात करते हैं तो इसके वैलेंस शेल में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2, 4, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो इसके वैलेंस शेल में अब 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। ये भी डुप्लेट रूल को फॉलो, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। और हमारे पास नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये मैग्नीशियम और फ्लोरीन दोनों किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर रहे हैं, नियोन की। लेकिन फर्क है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लूज करके अटेन कर रहा है और फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अगर सल्फर की बात करती हैं तो इसके वैलेंस शेल में देखें तो ये थर्ड के अंदर आपके पास 2, 2, 4, एक 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब आर्गोन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर रही है, रूल कौन सा फॉलो कर रहा है, तो ये ऑक्टेट रूल को जो है वो फॉलो कर रहा होता है। तो इस तरह से एमसीक्यूज है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट लूज करने के बाद गेन करेगा और कौन सा रूल फॉलो करेगा, ऑक्टेट या डुप्लेट। तो ये चीजें आप लोगों को पता आनी चाहिए। हम लोग लास्ट पे इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी देखते हैं। खैर, अब आप लोगों को मैं एक गिफ्ट जो है वो दूंगा कि कौन सा एलिमेंट आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। बेटा, जब भी आपके पास सिंगली बॉन्डेड एटम्स हों तो आप लोगों ने देखना होता है ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम विद सिंगल बॉन्ड।
एग्जाम्पल सिंपल से मैं देता हूँ, CH4। सेंट्रल एटम कौन सा होता है जिसके साथ बाकी तमाम के तमाम एटम्स अटैच होंगे, लाइक कि हमारे पास CH4 है। इसमें जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास कार्बन होगा। कार्बन का ग्रुप नंबर जो है वो हमारे पास है 4, प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम विद सिंगल बॉन्ड, कितने एटम सिंगल बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं, तो ये 4 जुड़े हुए हैं। तो अगर तो आपके पास आंसर 8 आ रहा है तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसी के एक और एग्जांपल NH3। अब नाइट्रोजन ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम विद सिंगल बॉन्ड वो 3, तो 5 + 3 8, ये भी क्या कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होगा। तो अगर सिंगली बॉन्डेड एटम्स हैं तो आप लोग ये वाला रिलेशन लगाएंगे, अगर तो आंसर 8 आ रहा है तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, और अगर नहीं आएगा तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। कौन से एलिमेंट नहीं फॉलो करते वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर डबली बॉन्डेड एटम्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CO2, कार्बन सेंटर में, दोनों तरफ ऑक्सीजन, तो कहता है ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम वो कितने हमारे पास 4, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम विद डबल बॉन्ड, 2 इंटू कितने बॉन्डेड एटम विद डबल बॉन्ड, वो भी हमारे पास 2, तो 4 + 4 आपके पास अगेन आंसर 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होता है। तो अगर सिंगली बॉन्डेड एटम्स हैं तो ये वाला रिलेशन लगाएंगे, और अगर डबली बॉन्डेड एटम्स हैं तो आप लोग ये वाला रिलेशन लगा के किसी भी कंपाउंड के बारे में पता कर सकते हैं कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होता है या वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ऑक्टेट रूल जो है वो यूनिवर्सल रूल नहीं है, मतलब हर कंपाउंड फॉलो करे ये जरूरी नहीं है। अब दो तरह की डेविएशन होती है, पॉजिटिव हो सकती है और एक आपके पास नेगेटिव डेविएशन हो सकती है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको हम लोग पॉजिटिव डेविएशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल PCl5, PCl5 में क्या होता है कि फॉस्फोरस है, ये ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। अब इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये 5 क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है, हम इसे 5 क्लोरीन के साथ अटैच कर देते हैं। पहले वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 5 क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर ली, जब 5 क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर ली तो इसके पास मजीद 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो 5 + 5 आंसर 10 आता है। अगर आप लोग यहाँ पे रूल भी लगाएं, ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम 5, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम विद सिंगल बॉन्ड 5, आंसर आ रहा है 10। मतलब इस ये स्टेबल कब है, जब इसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। इसका मतलब अब ये 8 इलेक्ट्रॉन ही रख रहा है अपने वैलेंस शेल के अंदर, तो ये हमारे पास, हम लोग कहेंगे कि ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। इसी तरह से SF6 के केस में भी यही होता है कि हमारे पास सल्फर ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड एटम विद सिंगल बॉन्ड वो भी 6 है, तो इसके वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन के जुमरे में आता है। नेगेटिव डेविएशन अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर हमारे पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल BF3 की बहुत मशहूर और मारूफ एग्जाम्पल है हमारे पास। अब बोरॉन ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, प्लस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम विद सिंगल बॉन्ड वो भी 3 है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में नहीं है, तो ये हमारे पास नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है। तो ये चंद एक एग्जांपल, ये तीनों एग्जांपल हमारी बुक के अंदर गिवन थी, इसी वजह से मैंने इनको यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर ऐड किया है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ऑक्टेट रूल को यूनिवर्सल रूल नहीं है, आप लोग हर जगह पे इसको अप्लाई नहीं कर रहे होते, लेकिन पता जरूर कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट यूनिवर्सल ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। उसके लिए मैंने आपको लास्ट स्लाइड के ऊपर उसका गिफ्ट दिया है कि किस तरह से आप लोग जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इतना कोई कंसेप्चुअल तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को चंद एक चीज़ों के बारे में पता होने चाहिए। कहते हैं कि व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, दो चीज़ों ने जब आपस में बॉन्ड बनाना होता है तो वो एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं वहां पे दो तरह की फोर्सेस लगती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगती है और फोर्सेस ऑफ रिपल्जन, दोनों सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में जो है वो ऑपरेट कर रही होती हैं। कहता है कि हमारे पास इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन फोर्स ऑफ रिपल्जन रिजल्ट इन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इतनी बातों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतनी बात याद रख लें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पोटेंशियल एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इसी के साथ इसके सेंटर में आप लोग लिख लेंगे कि पहले लिखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिस्टेंस के साथ जो है वो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन होगा, कि जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसका डिस्टेंस उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कि जितना डिस्टेंस कम होगा तो बाउंड्री एटम्स के दरमियान उनका पोटेंशियल एनर्जी का आपस में रिलेशन जो है वो हमें उतना ही, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमें उतनी ही कम देखने को मिलेगी। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी बेटा याद रखिएगा, वो एलिमेंट, वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्टेबल जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे समराइज करूँ तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसके साथ इनवर्स रिलेशन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रेज करने लगा हूँ। तो ये रिलेशन जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरह से याद रखना है कि कौन सी चीज़ का डायरेक्ट रिलेशन किस चीज़ के साथ और कौन सा इनवर्स। अब यही बात उसने यहाँ पे लिखी, कहता है जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही होगी तो इसका मतलब कि डिक्रीज इन फोर्स ऑफ रिपल्जन, वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्जन कम होती है, मतलब चीजें अब दूर नहीं जाएंगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से चीजें जो है वो एक दूसरे के नजदीक आती हैं। अगर इसका उलट कर दें कि डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो रही, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब रिपल्जन होगी, रिपल्जन होगी तो चीजें एक दूसरे से दूर दूर जाएंगी। जितनी ज्यादा चीजें एक दूसरे से दूर जाती हैं उनमें डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो बेटा याद रखिएगा फिर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, शाबाश, कम होती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का और स्टेबिलिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अब बात करते हैं, कहता है जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड कब बनेगा, जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे। दो एटम एक दूसरे के नजदीक कब आते हैं, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ने डोमिनेट किया रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर, डिस्टेंस कम हो गया, जब डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी कि लेस एनर्जी का मतलब ये होता है कि हमारे पास वहां पे स्टेबिलिटी, वो एटम वो जो बॉन्ड होगा वो उतना ही ज्यादा जो है वो हमें स्टेबल देखने को मिल रहा होता है। अब यहाँ पे हमारी बुक के अंदर एक एग्जांपल गिवन है कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन एटम्स हैं, जब वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं वो फिर एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। जब वो अप्रोच करेंगे तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो उनके दरमियान ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, ज्यादा डोमिनेट करना स्टार्ट हो जाती हैं। वो एटम एक दूसरे के नजदीक आते जाते हैं आते जाते हैं आते जाते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि वो मजीद एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सकते। उस स्टेट को हम लोग बोलेंगे कि वो हमारे पास मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। और वहां पर आप लोगों ने उन दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है कि उन दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, मतलब वो कितना एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं। उस डिस्टेंस को आप लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन H2 वो आपके पास डिस्टेंस डिस्टेंस है 75.4 पिकोमीटर। ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है। इसको हम लोग बॉन्ड डिस्टेंस का नाम भी देते हैं, इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, और एज वेल एज इसको कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस का नाम भी दे रहे होते हैं। अब जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हुई तो डिस्टेंस क्या होता गया, कम होता गया। जब डिस्टेंस कम होता गया तो हमने अभी पीछे रिलेशन पढ़ा था कि उससे एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, -436 किलो जूल पर मोल। इस वैल्यू को भी आप लोगों ने याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। ये वो एनर्जी है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान याद रखिएगा हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान हमेशा एनर्जी आप लोगों को रिक्वायर होती है। तो ये बातें भी आप लोगों ने याद रखनी है। अब एनर्जी रिलीज हो रही है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब नेगेटिव साइन मीन ये आप लोगों के पास जो एनर्जी बहुत ज्यादा कम, जब एनर्जी आप लोगों के पास बहुत ज्यादा कम होगी तो इसका मतलब इस स्टेट के ऊपर आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा वो मोस्ट स्टेबल स्टेट के अंदर जो है वो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होता है। फिर जब आप लोग इसको मजीद एक दूसरे के नजदीक लाने की कोशिश करते हैं तो फिर रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो फिर जब रिपल्सिव फोर्सेस होंगी तो फिर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान एनर्जी हमेशा रिक्वायर होती है, तो कहता है कि एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू द रिपल्जन। फिर आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब एनर्जी बढ़ना शुरू होती जाएगी तो वो ली स्टेबल होते जाएंगे, वो हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाली बातें जो है वो आप लोग ने याद रखनी कि बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इनकी वैल्यू कितनी है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। बुक से भी आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, एनी हाउ यही चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ से। उसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पे चंद एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखता हूँ, तो आपने सबसे पहले वीडियो को रोक के खुद से इसका आंसर सुनना है, मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। कहता है कि टाइप ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्स दैट इज फाउंड इन केस ऑफ एचसीएल मॉलिक्यूल इज, बहुत से बच्चों ने आई एम डैम श्योर अबाउट इट, कोवलेंट बॉन्ड इसको सिलेक्ट किया होगा, बट दिस इज नॉट योर राइट ऑप्शन। द राइट ऑप्शन ओवर हियर इज नन ऑफ दीज। बेटा क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे उसने क्या लिखा है, अ टाइप ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्स। पहली ही स्लाइड के ऊपर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ये सारी की सारी किसकी टाइप्स हैं, दीज आर द इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस, दीज आर नॉट द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज देखने को मिलेगा। वीडियो रोक के जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कहते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल टू गेट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन।
इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता? कब? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करे। नाइट्रोजन है, 5A से बिलोंग करता है, इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। बेटा ये याद रखिएगा कि जोन सा ग्रुप नंबर होता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब नाइट्रोजन 5 है तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है, मतलब ये ओबे करेगा। पोटाशियम की बात करते हैं। जब पोटाशियम है तो पोटाशियम क्या करता है? पोटाशियम जनाब इसका एटॉमिक नंबर है 19। इसके वैलेंस शेल में ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो 18, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे नेक्स्ट में 8 और उससे नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ओबे कर रहा होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 आ जाता है। ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये ओबे करेगा। लिथियम की बात करते हैं तो 1s2 2s1। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब ये किसको ओबे कर रहा है? दिस इज ओबेइंग द डुप्लेट रूल। तो यही ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो लिथियम आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके आप लोगों ने पहले इसको आंसर करना है। कहता है एटम स्टेबल देमसेल्व्स बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। कौन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करते हैं तो एटम्स अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं? तो अल्कली मेटल्स जिनके वैलेंस शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल नहीं होंगे। हैलोजन जिनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी स्टेबल नहीं होंगे। अल्कलीन अर्थ मेटल के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो ये भी हमारे पास स्टेबल नहीं होते। जबकि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। दिस हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो नोबल गैसेस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर करने की कोशिश करें। कहता है कि विच फॉलोइंग एलिमेंट गेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा अटेन करनी है। एक तो ये कंडीशन, फिर कहते हैं आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं करना। फ्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन जरूर कर रहा है लेकिन लूज करने के बाद नहीं, गेन करने के बाद। पोटाशियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर है 19, 1A से बिलोंग करता है। इट हैज द टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो 19 माइनस 1 18, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज तो करता है, ये वाली बात ठीक है, लेकिन कहता है फिर वो नियॉन के नहीं। 18 किसका है? 18 आर्गोन का एटॉमिक नंबर, मतलब ये आर्गोन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर रहा है तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। सोडियम की बात करते हैं तो ये हमारे पास जनाब ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, एटॉमिक नंबर 11 है। एक इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देता है तो 11 माइनस 1 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विच द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड के ऊपर बताया था PCl5 है, ग्रुप इसका 5 है, फॉस्फोरस का 5 बॉन्डेड एटम्स है, इसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ओबे नहीं करेगा। BF3 ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, वैलेंस जो सिंगली बॉन्डेड एटम्स हैं वो 3 है तो ये भी ओबे नहीं करेगा। SF6 ग्रुप नंबर 6 है, 6 सिंगली बॉन्डेड एटम्स हैं तो 12 आंसर आएगा, ये भी ओबे नहीं करता है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज डू नॉट ओबे द रूल, तो हमारे पास राइट ऑप्शन डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एज द टू बॉन्डेड एटम्स अप्रोच ईच अदर, दो बॉन्डेड एटम्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, दे इंक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दो बॉन्डेड एटम्स आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं, कब आते हैं? जब जो हमारे पास फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो डोमिनेट करती हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो डिस्टेंस कम होगा। जब डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए थी, लेकिन इंक्रीज लिखा हुआ, मतलब ये गलत ऑप्शन है। बीटा की तरफ चलते हैं, कहता है दे डिक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल ठीक है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। फिर कहता है बिकम स्टेबल, वो स्टेबल हो जाते हैं, तो ये बात हमने पढ़ी है कि पोटेंशियल एनर्जी का और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 40 में देखें, कहते हैं दे इंक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी एंड बिकम अनस्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से वो अनस्टेबल तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसने लिखा है कि दे इंक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा ये बात गलत है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज हो रही होती है, और डेल्टा के अंदर कहता है डिक्रीज देयर पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन आगे वो कह रहा है बिकम अनस्टेबल, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने से वो अनस्टेबल नहीं होते बल्कि वो क्या हो जाते हैं?
स्टेबल हो रहे होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमें बीटा देखने को मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमन बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के शेयर से ही मुझे हिम्मत मिलती है। कमेंट करें, वीडियो को लाइक क्या करें। आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मुझे इस चीज़ के ऊपर कन्विंस करता है कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद मेहनत करूँ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।